दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत एक साधारण सवाल से करते हैं। एक बैट और बॉल मिलाकर 110 रुपए के हैं। बैट बॉल से 100 रुपए ज्यादा महंगा है। अब आप बताइए कि बॉल की कीमत क्या है। ज्यादातर लोग तुरंत जवाब देते हैं 10 रुपए, लेकिन यह गलत है। सही जवाब है 5 रुपए। अगर बॉल 5 रुपए की है और बैट उससे 100 रुपए ज्यादा महंगा है, तो बैट 105 रुपए का होगा और 105 प्लस 5 बराबर 110। देखा आपने, आपके दिमाग ने आपको धोखा दे दिया। और यह कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड और MIT के स्टूडेंट्स को भी यही सवाल दिया गया और 50% से ज्यादा ने गलत जवाब दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक्समरी चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। एक ऐसी किताब जिसके लेखक को नोबेल पुरस्कार मिला, वो भी इकोनॉमिक्स में, जबकि वो इकोनॉमिस्ट नहीं बल्कि साइकोलॉजिस्ट थे। इस किताब का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और इसके लेखक हैं डेनियल कानेमन। ये किताब आपको बताएगी कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, क्यों आप गलत फैसले लेते हैं और कैसे आप अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को। सबसे पहले बात करते हैं इस किताब के लेखक डेनियल कानेमन की। कानेमन एक इजरायली अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका जन्म 1934 में टेल अवीव में हुआ था। उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। 1969 में हिब्रू यूनिवर्सिटी में एक दिन उनकी मुलाकात हुई एमोस ट्वेर्स्की से। एमोस एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन थे और कानेमन एक क्यूरियस साइकोलॉजिस्ट। दोनों की केमिस्ट्री कुछ ऐसी बनी कि अगले कई दशकों तक वो साथ में रिसर्च करते रहे। हर फ्राइडे को वो जेरूसलम के कैफे रिमोन में मिलते और घंटों बातें करते। कभी कभी तो इतनी हंसी आती कि वो ठीक से काम भी नहीं कर पाते। उनकी रिसर्च ने दुनिया को बताया कि इंसान उतना रैशनल नहीं है जितना इकोनॉमिस्ट्स मानते थे। 1979 में उन्होंने प्रोस्पेक्ट थ्योरी पब्लिश की, जिसने इकोनॉमिक्स की दुनिया हिला दी। दुख की बात यह है कि 1996 में एमोस ट्वेर्स्की की कैंसर से मृत्यु हो गई, लेकिन उनका काम रुका नहीं। 2002 में डेनियल कानेमन को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला। यह पहली बार था कि किसी साइकोलॉजिस्ट को इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला। नोबेल कमेटी ने कहा कि कानेमन ने दिखाया कि इंसानी फैसले अक्सर सिस्टमैटिक एरर्स से भरे होते हैं। 2011 में कानेमन ने अपनी सारी रिसर्च को एक किताब में लिखा जिसका नाम था थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। यह किताब तुरंत बेस्ट सेलर बन गई और आज भी दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक्स में गिनी जाती है। अब आइए समझते हैं इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कानेमन कहते हैं कि हमारे दिमाग में दो अलग अलग सिस्टम्स काम करते हैं। इन्हें उन्होंने नाम दिया सिस्टम एक और सिस्टम दो। ये नाम जानबूझकर बोरिंग रखे गए ताकि लोग इन्हें किसी पर्टिकुलर ब्रेन एरिया से न जोड़ें। ये दोनों सिस्टम्स हर पल आपके दिमाग में एक्टिव रहते हैं और आपके हर फैसले को प्रभावित करते हैं। सिस्टम एक को समझिए अपने दिमाग का फास्ट, ऑटोमेटिक और इंट्यूटिव हिस्सा। ये बिना किसी एफर्ट के काम करता है। जब आप किसी का चेहरा देखकर उसका मूड समझ लेते हैं, यह सिस्टम एक है। जब आप 2+2 का जवाब बिना सोचे दे देते हैं, यह सिस्टम एक है। जब आप अपनी भाषा में कोई सेंटेंस पढ़ लेते हैं, यह सिस्टम एक है। जब आप गाड़ी चलाते हुए अचानक ब्रेक लगाते हैं, यह सिस्टम एक है। जब किसी की आवाज में गुस्सा सुनकर आप अलर्ट हो जाते हैं, यह सिस्टम एक है। सिस्टम एक तेज है, एफिशिएंट है और एनर्जी बचाता है। यह हजारों सालों के एवोल्यूशन का रिजल्ट है। हमारे पूर्वजों को जंगल में खतरे से बचने के लिए फास्ट थिंकिंग चाहिए थी और सिस्टम एक वही करता है। लेकिन सिस्टम एक की कुछ कमजोरियां भी हैं। यह जल्दबाजी करता है, यह शॉर्टकट्स लेता है और इसी वजह से यह कई बार गलतियां करता है। वो बैट और बॉल वाला सवाल याद है? वो गलती सिस्टम एक की थी। आपके दिमाग ने बिना सोचे एक आसान जवाब दे दिया जो गलत था। अब बात करते हैं सिस्टम 2 की। सिस्टम 2 आपके दिमाग का स्लो, डिलिबरेट और लॉजिकल हिस्सा है। इसे काम करने के लिए एफर्ट चाहिए। जब आप 17 गुणा 24 कैलकुलेट करते हैं, यह सिस्टम 2 है। जब आप टैक्स फॉर्म भरते हैं, यह सिस्टम 2 है। जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं और हर स्टेप सोचकर करते हैं, यह सिस्टम 2 है। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी चेक करते हैं, यह सिस्टम 2 है। जब भीड़ में आप किसी खास आदमी को ढूंढते हैं, यह सिस्टम 2 है। सिस्टम 2 की खूबी यह है कि यह लॉजिकल है, केयरफुल है और एग्जैक्ट है।
जब भी आपको कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, सिस्टम 2 को जगाना पड़ता है। लेकिन सिस्टम 2 की भी एक बड़ी कमजोरी है, ये बहुत लेजी है, ये काम करने से बचता है। कनीमन कहते हैं कि हमारा दिमाग लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट फॉलो करता है, मतलब ये कि जहां तक हो सके कम से कम मेंटल एफर्ट लगाओ। इसीलिए ज्यादातर समय सिस्टम 1 ही काम करता है और सिस्टम 2 सोया रहता है। दोनों सिस्टम्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं यह समझना जरूरी है। असल में सिस्टम एक लगातार इंप्रेशंस, इंट्यूशंस और सजेशंस जनरेट करता रहता है और सिस्टम 2 का काम है इन सजेशंस को अप्रूव करना। ज्यादातर समय सिस्टम 2 बिना ज्यादा सोचे सिस्टम 1 की बात मान लेता है। यह ठीक भी है, क्योंकि अगर हर छोटी चीज के लिए डीप थिंकिंग करें तो हम थक जाएंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब सिस्टम एक गलत सजेशन देता है और सिस्टम 2 उसे बिना चेक किए एक्सेप्ट कर लेता है, और ऐसा बहुत बार होता है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसे इनविजिबल गोरिल्ला एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें लोगों को एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें कुछ लोग बास्केटबॉल पास कर रहे हैं। उनसे कहा जाता है कि व्हाइट शर्ट वाले लोगों के पासेस गिनो। लोग ध्यान से गिनते हैं, लेकिन वीडियो के बीच में एक आदमी गोरिल्ला कॉस्ट्यूम में आता है, सीने पर हाथ मारता है और चला जाता है। जब बाद में लोगों से पूछा जाता है कि क्या उन्होंने कुछ अनयूजुअल देखा, तो आधे से ज्यादा लोग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने गोरिल्ला देखा ही नहीं। यह है अटेंशन की पावर। जब सिस्टम 2 एक काम में बिजी हो तो वो दूसरी चीजें मिस कर सकता है। kahneman कहते हैं, वी कैन बी ब्लाइंड टू द ऑब्वियस एंड वी आर ऑल्सो ब्लाइंड टू आवर ब्लाइंडनेस। kahneman एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे कॉग्निटिव ईज कहते हैं। जब कोई चीज फेमिलियर लगती है, पढ़ने में आसान होती है या अच्छे मूड में देखी जाती है, तो वो ज्यादा ट्रू और प्लेजेंट लगती है। यह सिस्टम 1 का काम है। इसीलिए जो कंपनीज अपना नाम बार बार एडवर्टाइज करती हैं वो ज्यादा ट्रस्टवर्थी लगती हैं। इसीलिए जो स्टेटमेंट्स क्लियर फॉन्ट में लिखी होती हैं वो ज्यादा बिलीवेबल लगती हैं। और इसीलिए जब आप खुश होते हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। इसका उल्टा भी सच है। जब कोई चीज नई होती है, पढ़ने में मुश्किल होती है या बैड मूड में देखी जाती है, तो सिस्टम 2 जाग जाता है। आप ज्यादा केयरफुली सोचने लगते हैं। एक रिसर्च में स्टूडेंट्स को SAT जैसे क्वेश्चंस दिए गए, कुछ को क्लियर फॉन्ट में और कुछ को ब्लरी फॉन्ट में। जिन्हें ब्लरी फॉन्ट मिला उन्होंने ज्यादा केयरफुली सोचा और उनके आंसर्स ज्यादा एक्यूरेट थे। तो कभी कभी थोड़ी डिफिकल्टी आपके लिए अच्छी हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक बायसेस की जो सिस्टम 1 की वजह से होती है। सबसे पहला है एंकरिंग इफेक्ट। ये बहुत पावरफुल बायस है। इसका मतलब है कि जो भी नंबर आपको पहले सुनाया जाए वो आपके एस्टिमेट को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो नंबर रेलेवेंट हो या ना हो। kahneman और ट्वेर्स्की ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों के सामने एक व्हील घुमाया जो 0 से 100 के बीच किसी नंबर पर रुकता था। असल में यह व्हील रिग्ड था और हमेशा या तो 10 पर रुकता था या 65 पर। फिर लोगों से पूछा गया कि यूनाइटेड नेशंस में अफ्रीकन कंट्रीज का परसेंटेज कितना है। जिन लोगों ने व्हील पर 10 देखा था उनका एवरेज गेस था 25%, और जिन्होंने 65 देखा था उनका एवरेज गेस था 45%। एक रैंडम नंबर जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं था, उसने लोगों की सोच को इतना प्रभावित कर दिया। एंकरिंग हर जगह काम करती है। रियल एस्टेट एजेंट्स भी इसके शिकार होते हैं। जब उन्हें एक घर की लिस्ट प्राइस बताई जाती है तो उनका वैल्यूएशन उस प्राइस के आसपास होता है, चाहे लिस्ट प्राइस रियलिस्टिक हो या नहीं। सैलरी नेगोशिएशन में जो पहले नंबर बोलता है वो कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करता है। इसीलिए स्मार्ट नेगोशिएटर्स कहते हैं कि पहले आप बोलो। शॉपिंग में भी यही होता है। जब आप ओरिजिनल प्राइस 1000 रुपए और सेल प्राइस 600 रुपए देखते हैं तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा डील है, लेकिन हो सकता है कि प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू 500 रुपए ही हो। वो 1000 रुपए का एंकर आपकी सोच को प्रभावित कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट बायस है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसका मतलब है कि जो चीज आसानी से याद आ जाए वो हमें ज्यादा कॉमन लगती है। जब प्लेन क्रैश की न्यूज आती है तो अगले कुछ दिनों तक लोगों को फ्लाइंग से डर लगता है, जबकि प्लेन क्रैश बहुत रेयर है। जब आप सेलिब्रिटीज के डिवोर्स की न्यूज सुनते हैं तो आपको लगता है कि डिवोर्स बहुत कॉमन है। जब मीडिया में टेररिज्म की कवरेज ज्यादा होती है तो आपको लगता है कि टेररिज्म सबसे बड़ा खतरा है, जबकि स्टैटिस्टिकली हार्ट डिजीज से कहीं ज्यादा लोग मरते हैं। kahneman एक सवाल देते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स ज्यादा हैं जो लेटर के से शुरू होते हैं या ऐसे वर्ड्स ज्यादा हैं जिनमें के तीसरे पोजीशन पर है? ज्यादातर लोग कहते हैं कि के से शुरू होने वाले वर्ड्स ज्यादा हैं, लेकिन असल में के तीसरे पोजीशन पर ज्यादा वर्ड्स में है। हम के से शुरू होने वाले वर्ड्स
आसानी से याद कर लेते हैं, जैसे किंग, किचन, काइट। लेकिन तीसरे पोजीशन वाले वर्ड्स जैसे आस्क, लेक, मेक याद करना मुश्किल है, इसीलिए हमारा जजमेंट गलत हो जाता है। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक की वजह से हम अक्सर रिस्क्स को गलत एस्टिमेट करते हैं। जो रिस्क्स मीडिया में ज्यादा दिखते हैं वो हमें ज्यादा डेंजरस लगते हैं, चाहे स्टेटिस्टिक्स कुछ भी कहें। तीसरा बायस है रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। इसका मतलब है कि हम चीजों को उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पर जज करते हैं, स्टेटिस्टिक्स को इग्नोर करके। kahneman एक एग्जाम्पल देते हैं। स्टीव एक शाय और टाइडी आदमी है। वो डिटेल ओरिएंटेड है और उसे ऑर्गेनाइज्ड रहना पसंद है। अब बताइए, स्टीव लाइब्रेरियन है या फार्मर? ज्यादातर लोग कहते हैं लाइब्रेरियन, क्योंकि स्टीव की डिस्क्रिप्शन लाइब्रेरियन के स्टीरियोटाइप से मैच करती है। लेकिन यह गलत अप्रोच है। अमेरिका में फार्मर्स की संख्या लाइब्रेरियंस से कई गुना ज्यादा है। बेस रेट के हिसाब से स्टीव के फार्मर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन हम बेस रेट भूल जाते हैं और स्टीरियोटाइप पर फोकस करते हैं। एक और फेमस एग्जाम्पल है जिसे लिंडा प्रॉब्लम कहते हैं। लिंडा 31 साल की है, सिंगल है, बहुत इंटेलिजेंट है और अपनी बात बोलने से नहीं डरती। कॉलेज में उसने फिलॉसफी पढ़ी और डिस्क्रिमिनेशन और सोशल जस्टिस के इश्यूज में बहुत एक्टिव वन थी। अब बताइए, कौन सा ज्यादा प्रोबेबल है? ऑप्शन ए कि लिंडा बैंक टेलर है, या ऑप्शन बी कि लिंडा बैंक टेलर है और फेमिनिस्ट मूवमेंट में एक्टिव है? 85 से 90% लोग ऑप्शन बी चूज करते हैं, लेकिन यह लॉजिकली गलत है। कोई भी चीज जो बैंक टेलर है और फेमिनिस्ट है, वो बैंक टेलर की कैटेगरी में आती है। मतलब ऑप्शन ए की प्रायोरिटी हमेशा ऑप्शन बी से ज्यादा या बराबर होगी, कम कभी नहीं हो सकती। ये कॉन्जंक्शन फैलेसी कहलाती है। हम डिटेल स्टोरी को ज्यादा प्रोबेबल मानते हैं, जबकि लॉजिक कहता है कि जितनी ज्यादा कंडीशंस उतनी कम प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं एक और बड़े बायस की, जो शायद सबसे डेंजरस है। वो है ओवर कॉन्फिडेंस। kahneman कहते हैं कि इंसान अपनी नॉलेज और एबिलिटीज को बहुत ओवर एस्टिमेट करता है। वो एक पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं। जब वो इजरायली आर्मी में थे तो उनका काम था सोल्जर्स का असेसमेंट करना। वो कैंडिडेट्स को ग्रुप टास्क्स देते और ऑब्जर्व करते कि कौन लीडर बनता है, कौन कोऑपरेटिव है, कौन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर वो प्रिडिक्ट करते कि कौन अच्छा ऑफिसर बनेगा। हर बार उन्हें अपनी प्रिडिक्शन पर पूरा भरोसा होता, लेकिन जब बाद में एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जाती तो उनकी प्रिडिक्शंस बहुत गलत निकलती। फिर भी अगली बार जब वो असेसमेंट करते, उन्हें फिर पूरा कॉन्फिडेंस होता। kahneman इसे इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी कहते हैं। हमें अपनी जजमेंट पर जितना कॉन्फिडेंस होता है, वो हमारी एक्यूरेसी से कहीं ज्यादा होता है। स्टॉक मार्केट में ये बायस बहुत क्लियरली दिखता है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को लगता है कि वो मार्केट को बीट कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। kahneman ने एक इन्वेस्टमेंट फर्म का डेटा देखा जिसमें 8 साल का रिकॉर्ड था कि 25 एडवाइजर्स ने कैसा परफॉर्म किया। उन्होंने ईयर टू ईयर कॉरिलेशन निकाला। मतलब जिसने एक साल अच्छा किया, क्या उसने अगले साल भी अच्छा किया? कॉरिलेशन निकला 0.0, एक जो बेसिकली जीरो है। इसका मतलब है कि किसी एडवाइजर का पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस का कोई इंडिकेटर नहीं था। यह डाइस रोलिंग जैसा था, प्योर लक। लेकिन इन एडवाइजर्स को और फर्म को पूरा यकीन था कि उनके पास स्किल है। फिलिप टेटलॉक नाम के रिसर्चर ने 20 साल तक 284 एक्सपर्ट्स की पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस ट्रैक की। ये एक्सपर्ट्स थे प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट्स, गवर्नमेंट एडवाइजर्स। रिजल्ट शॉकिंग था। इनकी प्रेडिक्शंस रैंडम गेसिंग से बस थोड़ी ही बेहतर थीं। और जो एक्सपर्ट्स ज्यादा फेमस थे और टीवी पर ज्यादा आते थे, वो एवरेज एक्सपर्ट्स से भी बुरा परफॉर्म करते थे, क्योंकि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से चिपके रहते थे। टेटलॉक ने ऐसे एक्सपर्ट्स को हेजहॉग्स कहा, जो एक बड़े आइडिया में विश्वास करते हैं, और बेहतर परफॉर्म करने वालों को फॉक्सेस कहा, जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स लेते हैं और कम कॉन्फिडेंट होते हैं। प्लानिंग फैलेसी भी ओवर कॉन्फिडेंस का ही एक रूप है। जब हम कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो हम ऑलमोस्ट ऑलवेज अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कितना टाइम और रिसोर्सेज लगेंगे। kahneman खुद इसके शिकार हुए। उन्होंने एक टीम के साथ एक करिकुलम प्रोजेक्ट शुरू किया। सबसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा। एस्टिमेट्स आए 18 मंथ्स से 30 मंथ्स। फिर उन्होंने टीम के एक मेंबर से पूछा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स आमतौर पर कितने टाइम में कंप्लीट होते हैं। जवाब था कि 40% ऐसे प्रोजेक्ट्स कभी कंप्लीट नहीं होते, और जो होते हैं उनमें 7 से 10 साल लगते हैं। यह था आउटसाइड व्यू।
लेकिन टीम ने इसे इग्नोर किया और अपने ऑप्टिमिस्टिक प्लान से चिपके रहे। रिजल्ट? प्रोजेक्ट 8 साल में कंप्लीट हुआ, ओरिजिनल एस्टिमेट का 4 गुना, और जो करिकुलम बना वो कभी यूज नहीं हुआ। अब आइए इस किताब के सबसे रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट पर, जिसके लिए kahneman को नोबेल प्राइज मिला। यह है प्रोस्पेक्ट थ्योरी। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स कहती थी कि इंसान रैशनल है और डिसीजंस लेते समय यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है। kahneman और ट्वेर्स्की ने दिखाया कि यह सच नहीं है। हमारे डिसीजंस सिस्टमैटिकली इरेशनल होते हैं। प्रोस्पेक्ट थ्योरी का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लॉस अवर्जन। इसका मतलब है कि खोने का दर्द पाने की खुशी से ज्यादा इंटेंस होता है। अगर आपको 100 रुपये मिले तो आपको खुशी होगी, लेकिन अगर आपके 100 रुपये खो जाएं तो जो दर्द होगा वो उस खुशी से करीब 2 गुना ज्यादा होगा। इसीलिए लोग रिस्क से बचते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। मैं आपसे कहूं कि कॉइन टॉस करते हैं। हेड्स आए तो आपको 150 रुपये मिलेंगे, टेल्स आए तो आप 100 रुपये खो देंगे। मैथमेटिकली ये एक अच्छा बेट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन ज्यादातर लोग यह बेट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 100 रुपये खोने का डर 150 रुपये पाने की खुशी से ज्यादा है। लॉस अवर्जन हर जगह दिखता है। प्रोफेशनल गोल्फर्स पर एक स्टडी हुई। जब वो पार के लिए पट करते हैं तो 3.6% ज्यादा एक्यूरेट होते हैं कंपेयर टू जब वो बर्डी के लिए पट करते हैं, क्योंकि पैर के लिए पट मिस करना मतलब बोगी, जो लॉस है। बर्डी के लिए पट मिस करना मतलब पार, जो स्टेटस क्वो है। लॉस से बचने की मोटिवेशन ज्यादा है। टाइगर वुड्स के करियर में इसका इंपैक्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रहा। एंडाउमेंट इफेक्ट भी लॉस अवर्जन से जुड़ा है। जो चीज हमारे पास है उसकी वैल्यू हमें ज्यादा लगती है। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ स्टूडेंट्स को कॉफी मग्स दिए गए और कुछ को चॉकलेट दी गई। फिर उन्हें ट्रेड करने का ऑप्शन दिया गया। लॉजिकली करीब आधे लोगों को ट्रेड करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 10% ने ट्रेड किया। जो उनके पास था उसे छोड़ना उन्हें मुश्किल लगा। प्रोस्पेक्ट थ्योरी का दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेफरेंस पॉइंट्स। हम एब्सोल्यूट वैल्यूज इवैल्यूएट नहीं करते, बल्कि चेंजेस इवैल्यूएट करते हैं, और चेंजेस किसी रेफरेंस पॉइंट से होते हैं जो यूजुअली हमारा करंट स्टेटस होता है। इसीलिए सेम सैलरी अलग अलग फील होती है। अगर आपको प्रमोशन के बाद 10 लाख मिलते हैं तो खुशी होगी, लेकिन अगर आपकी पहले 12 लाख थी और डिमोशन के बाद 10 लाख हुई तो दुख होगा। अमाउंट सेम है, फीलिंग अलग है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट अलग है। न्यूयॉर्क सिटी के कैब ड्राइवर्स पर एक इंटरेस्टिंग स्टडी हुई। इन ड्राइवर्स का एक डेली इनकम टारगेट होता है। डिमांड ज्यादा होती है, जैसे बारिश वाले दिन, उस दिन वो टारगेट जल्दी पूरा कर लेते हैं और घर चले जाते हैं। जिस दिन डिमांड कम होती है वो ज्यादा देर तक काम करते हैं। ये इकोनॉमिकली इरेशनल है। रैशनल बिहेवियर होता कि जब डिमांड ज्यादा हो तो ज्यादा काम करो और जब कम हो तो आराम करो। लेकिन डेली टारगेट एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है और लॉस एवर्जन किक करती है। प्रोस्पेक्ट थ्योरी में एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जिसे 4-fold पैटर्न कहते हैं। यह बताता है कि हम अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से रिस्क लेते हैं। जब गेन्स की प्रोबेबिलिटी हाई हो तो हम रिस्क अवर्स होते हैं। मतलब अगर आपको श्योर 900 रुपये मिल सकते हैं या 90% चांस के साथ 1000 रुपये, तो ज्यादातर लोग श्योर 900 रुपये लेंगे। जब गेन्स की प्रोबेबिलिटी लो हो तो हम रिस्क सीकिंग होते हैं। इसीलिए लोग लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं। 1 करोड़ जीतने का 0.0001% चांस है, लेकिन लोग फिर भी टिकट्स खरीदते हैं। जब लॉसेस की प्रोबेबिलिटी हाई हो तो हम रिस्क सीकिंग होते हैं। अगर श्योर 900 रुपये खोने हैं या 90% चांस के साथ 1000 रुपये खोने हैं तो लोग गैम्बल लेंगे। इसीलिए जब लोग स्टॉक मार्केट में लॉस में होते हैं तो वो सेल करने की जगह होल्ड करते हैं, होपिंग कि मार्केट वापस आएगा। जब लॉस की प्रोबेबिलिटी लो हो तो हम रिस्क अवेयर होते हैं। इसीलिए लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं। घर में आग लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन वो लॉस इतना बड़ा होगा कि हम प्रीमियम देकर उससे बचना चाहते हैं। यही रीजन है कि सेम पर्सन लॉटरी भी खरीदता है और इंश्योरेंस भी। दोनों मैथमेटिकली बैड बेट्स हैं, लेकिन हमारा साइकोलॉजी दोनों को अट्रैक्टिव बनाता है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है फ्रेमिंग इफेक्ट। सेम इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से प्रेजेंट करो तो डिसीजन बदल जाता है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसे एशियन डिजीज प्रॉब्लम कहते हैं। इमेजिन करो कि एक डेंजरस डिजीज आई है जिससे 600 लोग मरेंगे। 2 प्रोग्राम्स हैं। ग्रुप 1 को बताया गया कि प्रोग्राम ए से 200 लोग बचेंगे। प्रोग्राम बी में 1/3 चांस है कि सब 600 बचेंगे और 2/3 चांस है कि कोई नहीं बचेगा। ज्यादातर लोगों ने प्रोग्राम ए चुना। ग्रुप 2 को सेम ऑप्शंस अलग तरीके से बताए गए। प्रोग्राम सी से
400 लोग मरेंगे। प्रोग्राम डी में 1/3 चांस है कि कोई नहीं मरेगा और 2/3 चांस है कि सब 600 मरेंगे। इस ग्रुप में ज्यादातर लोगों ने प्रोग्राम डी चुना। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोग्राम ए और सी एग्जैक्टली सेम है, प्रोग्राम बी और डी भी एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ फ्रेमिंग अलग थी। लाइव्स सेव्ड वर्सेस लाइव्स लॉस्ट, और डिसीजंस उलट गए। फ्रेमिंग इफेक्ट का यूज मार्केटिंग में बहुत होता है। मीट को 90% फैट फ्री कहो तो हेल्थी लगती है, सेम मीट को 10% फैट कहो तो अनहेल्थी लगती है। डॉक्टर्स भी फ्रेमिंग से प्रभावित होते हैं। सर्जरी की सक्सेस रेट 90% है, सुनकर वो सर्जरी रेकमेंड करते हैं। सेम सर्जरी की मॉर्टेलिटी रेट 10% है, सुनकर वो हेजिटेट करते हैं। नंबर सेम है, डिसीजंस अलग हैं। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेंटल अकाउंटिंग। हम पैसों को अलग अलग मेंटल बकेट्स में रखते हैं और हर बकेट के लिए अलग रूल्स फॉलो करते हैं। कहानीमन एक एग्जाम्पल देते हैं। आप थिएटर जा रहे हैं और टिकट 1000 रुपए की है। जब आप पहुंचते हैं तो पता चलता है कि 1000 रुपए का नोट आपसे गिर गया। क्या आप फिर भी टिकट खरीदेंगे? ज्यादातर लोग कहते हैं हाँ। अब दूसरा सिनेरियो, आपने पहले से 1000 रुपए की टिकट खरीद रखी थी। जब थिएटर पहुंचे तो पता चला कि टिकट गिर गई। क्या आप दूसरी टिकट खरीदेंगे? ज्यादातर लोग कहते हैं नहीं। दोनों केसेस में आपका टोटल लॉस 1000 रुपए है, लेकिन पहले केस में लॉस जनरल वेल्थ अकाउंट से है और दूसरे में एंटरटेनमेंट अकाउंट से, और एंटरटेनमेंट का बजट पहले ही खर्च हो चुका मानते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी भी मेंटल अकाउंटिंग से जुड़ा है। जो पैसा या टाइम हम पहले खर्च कर चुके हैं वो हमारे फ्यूचर डिसीजंस को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन करता है। आपने मूवी की टिकट खरीदी, मूवी शुरू होने के बाद पता चला कि बहुत बोरिंग है। क्या आप बीच में उठकर चले जाएंगे? ज्यादातर लोग नहीं जाएंगे क्योंकि टिकट के पैसे वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन वो पैसे तो पहले ही वेस्ट हो चुके हैं। अब चॉइस सिर्फ ये है कि बोरिंग मूवी देखकर 2 घंटे और वेस्ट करो या कुछ और करो। यही संक कॉस्ट है। किताब का लास्ट मेजर सेक्शन है टू सेल्व्स, यानी 2 स्वयं। कानीमन कहते हैं कि हमारे अंदर 2 अलग सेल्व्स हैं। एक है एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, जो हर मोमेंट को जीता है। दूसरा है रिमेंबरिंग सेल्फ, जो एक्सपीरियंसेस को याद रखता है और स्टोरीज बनाता है। प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों अक्सर डिसएग्री करते हैं। एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसे कोल्ड हैंड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। पार्टिसिपेंट्स को 2 पेनफुल एक्सपीरियंसेस से गुजरना था। एक्सपीरियंस ए में 60 सेकंड तक हाथ को 14 डिग्री के ठंडे पानी में रखना था। एक्सपीरियंस बी में 60 सेकंड तक सेम ठंडे पानी में रखना था। फिर अगले 30 सेकंड में तापमान धीरे धीरे 15 डिग्री तक बढ़ाया गया। तो एक्सपीरियंस भी ज्यादा लंबा था और टोटल पेन भी ज्यादा था। फिर पार्टिसिपेंट्स से पूछा गया कि अगर एक एक्सपीरियंस रिपीट करना हो तो कौन सा करोगे? 80% ने एक्सपीरियंस बी चुना। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस बी का एंड थोड़ा बेटर था। रिमेंबरिंग सेल्फ ने पीक और एंड याद रखा, ड्यूरेशन इग्नोर कर दिया। यही पीक एंड रूल है। जब हम किसी एक्सपीरियंस को याद करते हैं तो हम पूरे ड्यूरेशन को इक्वली वेट नहीं करते। हम याद रखते हैं पीक मोमेंट, यानी सबसे इंटेंस मोमेंट, और एंड, यानी आखिरी मोमेंट। कोलोनोस्कोपी पेशेंट्स पर भी सिमिलर स्टडी हुई। जिन पेशेंट्स की प्रोसीजर धीरे धीरे लेस पेनफुल होकर खत्म हुई, उन्होंने पूरे एक्सपीरियंस को बेहतर रेट किया, भले ही उनकी टोटल प्रोसीजर ज्यादा लंबी थी। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बहुत बड़ा है। अगर आप कोई एक्सपीरियंस डिजाइन कर रहे हैं, जैसे वेकेशन पार्टी या प्रेजेंटेशन, तो एंड को अच्छा रखो। वेकेशन के लास्ट डे को स्पेशल बनाओ, प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन दो, डेट को स्वीट नोट पर खत्म करो। लोग एंड याद रखेंगे। ड्यूरेशन निग्लेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। 1-2 वीक वेकेशन और 1 वीक वेकेशन में मेमोरीज में ज्यादा फर्क नहीं होता, अगर दोनों में पीक और एंड सिमिलर हो। इसीलिए कानीमन कहते हैं कि 2 वीक वेकेशन लेने से बेहतर है कि 2 1 वीक वेकेशन लो, ज्यादा मेमोरीज बनेंगी। अब बात करते हैं कि ये सब नॉलेज प्रैक्टिकली कैसे यूज करें। पर्सनल फाइनेंस में सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में इमोशंस कंट्रोल करो। जब मार्केट गिरता है तो पैनिक सेल मत करो। लॉस एवर्शन आपको गलत डिसीजन ले सकती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो। संक कॉस्ट को इग्नोर करो। अगर किसी स्टॉक में ऑलरेडी लॉस हो चुका है तो डिसाइड करो कि अभी यह स्टॉक खरीदने लायक है या नहीं। पास्ट इन्वेस्टमेंट इरेलेवेंट है। ब्रॉड फ्रेमिंग यूज करो।
एक सिंगल इन्वेस्टमेंट पर फोकस करने की जगह पूरे पोर्टफोलियो को देखो। पॉल सैमुअल्सन नाम के इकोनॉमिस्ट ने एक अच्छा मंत्रा दिया, यू विन अ फ्यू, यू लूज अ फ्यू। जब आप एग्रीगेट में देखते हो तो इंडिविजुअल लॉसेस का पेन कम होता है। रिलेशनशिप्स में अवेलेबिलिटी बायस से बचो। अगर रिसेंटली कोई फाइट हुई है तो उसे पूरे रिलेशनशिप का रिप्रेजेंटेटिव मत मानो। पीक एंड रूल यूज करो डेट्स और स्पेशल मोमेंट्स में। एंड को मेमोरेबल बनाओ। क्रेडिट एलोकेशन में जेनरस रहो। रिसर्च शोज कि जब कपल्स से पूछा जाता है कि घर के काम में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो दोनों का परसेंटेज जोड़ो तो 100 से ज्यादा आता है। हम अपना कंट्रीब्यूशन याद रखते हैं, दूसरे का भूल जाते हैं। तो कॉन्शियसली पार्टनर को ज्यादा क्रेडिट दो। करियर डिसीजंस में ओवर कॉन्फिडेंस से बचो। जब नया प्रोजेक्ट शुरू करो तो आउटसाइड व्यू लो। पूछो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स आम तौर पर कितने टाइम में कंप्लीट होते हैं। प्री मॉर्टम टेक्निक यूज करो। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इमेजिन करो कि प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब पूछो कि क्यों फेल हुआ होगा। इससे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स पहले से आइडेंटिफाई हो जाती हैं। हेल्थ डिसीजन में फ्रेमिंग से अवेयर रहो। जब डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट रिकमेंड करे तो स्टैटिस्टिक्स दोनों तरीके से पूछो, सर्वाइवल रेट भी और मॉर्टेलिटी रेट भी। प्रोबेबिलिटी नेग्लेक्ट से बचो। रेयर इवेंट्स से ज्यादा डरो मत। स्टैटिस्टिक्स पे ट्रस्ट करो, स्केरी स्टोरीज पे नहीं। तो इस पूरी किताब से कुछ की लेसन्स निकलते हैं। पहला लेसन है कि हमारे दिमाग में दो सिस्टम्स हैं। सिस्टम एक फास्ट है लेकिन गलतियां करता है। सिस्टम दो स्लो है लेकिन लेजी है। दोनों को बैलेंस में रखना जरूरी है। जब इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो सिस्टम दो को जगाओ। दूसरा लेसन है कि बायसेस यूनिवर्सल हैं। ये मत सोचो कि मैं स्मार्ट हूं तो मुझ पर बायसेस अप्लाई नहीं होते। एक्सपर्ट्स भी इनके शिकार होते हैं। अवेयरनेस पहला कदम है। तीसरा लेसन है कि लॉस अवर्जन बहुत पावरफुल है। खोने का डर पाने की इच्छा से ज्यादा स्ट्रांग है। इसे जानो और इससे बचने की कोशिश करो। चौथा लेसन है कि कॉन्फिडेंस एक्यूरेसी नहीं है। जो बहुत कॉन्फिडेंट है वो जरूरी नहीं कि सही हो। ओवर कॉन्फिडेंस से बचो, खासकर अपने प्रिडिक्शंस में। पांचवा लेसन है कि मेमोरी एक्सपीरियंस नहीं है। जो हम याद रखते हैं वो जो हम जीते हैं उससे अलग है। पीक और एंड मैटर करते हैं, ड्यूरेशन नहीं। छठा लेसन है कि फ्रेमिंग मैटर्स। सेम इंफॉर्मेशन अलग तरीके से प्रेजेंट करो तो डिसीजन बदल जाता है। इसलिए इंफॉर्मेशन को मल्टीपल एंगल्स से देखो। सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि दूसरों की गलतियां पहचानना आसान है, अपनी गलतियां पहचानना मुश्किल। kahneman कहते हैं कि इस किताब को पढ़ने के बाद भी आप सेम बायसेस के शिकार होंगे, लेकिन अब आप दूसरों की गलतियों को बेहतर पहचान पाएंगे और शायद कभी-कभी अपनी भी। तो दोस्तों, यह थी डेनियल kahneman की मास्टरपीस थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि कैसे परफेक्ट डिसीजंस लो। यह सिखाती है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और कहां गलतियां करता है। kahneman खुद कहते हैं कि डिकेड्स की रिसर्च के बाद भी वो सेम बायसेस के शिकार होते हैं, लेकिन अब वो जानते हैं कि गलती कब और कैसे हो रही है, और यही जानना पहला कदम है बेहतर डिसीजंस की तरफ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सा बायस आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। क्या आपने कभी एंकरिंग इफेक्ट या लॉस अवर्जन को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है? हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग बुक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सोच समझकर डिसीजंस लीजिए। जय हिंद।